संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली हल्का के गांव गोरीवाड़ा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा का सत्र है वो ख़त्म हुआ है। और इस विधानसभा सत्र में काफ़ी, क्योंकि नौकरियों में फर्जीवाड़े को लेकर के खूब हंगामा हुआ। हमारे साथ इस वक्त डबवाली से कांग्रेस विधायक है अमित स्याग, और अमित ने भी डबवाली में अनाज मंडी को लेकर, सब्जी मंडी को लेकर के, और जो दुकानदारों को नहीं मिल पा रही है सरकार के एक नियम के अनुसार, काफ़ी मुद्दे उठाए। सरकार ने अमित जी कहा है कि 3 महीने में हम सब्जी मंडी है उसका पूरा प्रपोजल है वो तैयार कर देंगे। क्या लग रहा है इस आश्वासन के बाद सब्जी मंडी मिल पाएगी डबवाली के लोगों को? देखिए, पहले भी सरकार ने कई बार आश्वासन दिए हैं। पिछली बार जब मैंने पहल इसकी की थी, प्रयास शुरू किए थे, बल्कि मैं बाकायदा चिट्ठी पर लेकर आया था दफ्तर से, और यहाँ पर उस समय इन्होंने जो स्थानीय टीम थी, अधिकारी थे, उनको एक उस टाइम उस ऑर्डर पारित किए गए थे कि भी जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए और दुकानों का आवंटन हो जाए। और उसके बाद भी काफ़ी समय, लंबे समय तक अटका रहा, और उसके बाद फिर मुझे दोबारा से इस बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना पड़ा। तो जब मैंने विधानसभा में इसके ऊपर काफ़ी देर तक दबाव डाला, तो आखिरकार इस बात की मुझे खुशी है, चलो कम से कम स्पीकर साहब ने भी इंटरवीन किया, मुख्यमंत्री जी ने भी इंटरवीन किया, और उसके बाद आखिरकार माननीय मंत्री जी ने इस पे कहा कि भाई 3 महीने का मैं आश्वासन देता हूं। तो मैं बस यही आशा कर सकता हूं कि वो अपने शब्द पे खरा उतरेंगे, और इस प्रक्रिया को, क्योंकि 2018 में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था, 2013-14 में डॉक्टर साहब ने इसकी परियोजना को बनाया था, तो बहुत लंबा समय हो गया, और सही मायने में हमें सहूलियत जो शहरवासियों को भी, सब्जी विक्रेताओं को भी देनी है, तो इस प्रक्रिया को पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी आवश्यकता जो इसमें थी, जिसके ऊपर मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, तकरीबन 31 हमारी सब पुरानी सब्जी मंडी में है, और नई सब्जी मंडी में दुकानें भी तकरीबन 31-32 के आसपास है, तो सभी को अगर हम रिज़र्व प्राइस पे दे दें, तो एक तरीके से सारे के सारे विक्रेता जल्द से जल्द शिफ्ट होने को भी तैयार होंगे, और वो बहुत जल्दी फल फूल जाएगी वो नई सब्जी मंडी, और लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इसी को लेकर मैं पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने भी इस पे हामी भरी थी कि पूरे स्टेट के लिए एक पॉलिसी इस तरह की बननी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस बार वो बातों पे खरा उतरते हुए अगले 2 से 3 महीने के अंदर इसको पूरा करें। जो आपने बात कही कि जो आड़ती हैं पुराने सब्जी मंडी के, उन्हीं को नई सब्जी मंडी में है दुकानें अलॉट कर दी जाए। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं है या कुछ सोचेंगे, तो क्या लग रहा है दुकानें हैं वो मिल पाएंगी उनको? और जो डबवाली में जो दुकानें, मालिकाना हक जिन दुकानदारों को, नगर परिषद की दुकानों को मिलना चाहिए, वो मुद्दा भी आपने उठाया, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है वो केस है वो अलग है। नहीं, मुख्य रूप से इस बार जो मुद्दा यही था सब्जी मंडी के दुकानों का, तो इसमें बात ये रही कि जब पिछली बार प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुछ एरिया जो ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पुरानी सब्जी मंडी बनी है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन पर, उसमें से कुछ जो जो विक्रेता थे, जो एजेंट्स थे, उनकी दुकानें उस नोटिफिकेशन के बाहर थी। इस कारण से पिछली बार भी पे चढ़ गया था, तो इसके बाद उसको रद्द करा के दोबारा से उनसे उनकी कंप्लेंट्स या उनकी जो मांगे थी उनको मांगा गया था, और दोबारा से उस प्रक्रिया को पूरा शुरू किया गया है। तो मैंने यही बात रखी थी कि सभी विक्रेता, चाहे वो नोटिफाइड एरिया के अंदर हैं या बाहर हैं, सभी को रिजर्व प्राइस पे इस बार देना चाहिए। इसके ऊपर सरकार की कुछ संशय था कि भाई क्योंकि ये पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी और जो पहला सिस्टम था उसके लिए हमें शायद क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, तो मैंने इस पर ही उनको ये बात कही थी कि आप एक थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन इसके लिए भी जारी कर सकते हैं एक रिज़र्व प्राइस पे, ताकि एक थोड़ा संवेदनशीलता दिखाते सभी को इंक्लूड कर लीजिए, कोई किसी तरह का विवाद भी ना रहे, कोई भी ये महसूस ना करे कि हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। जो भी सब्जी विक्रेता
पुराने समय से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ जिनका कुछ साल की रिटर्न्स हैं, उनको प्राथमिकता देने का काम करें। अगर उनमें से कोई नहीं आता, उसके बाद अगर आपके पास दुकानें बचती हैं तो आप उसको ऑक्शन करवा दीजिए। तो ये मुख्य रूप से मांग थी, जिस पे आखिरकार उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे और ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके इस चीज़। बाकी जो पुलिस ज़िला बनाने की बात थी, ताकि यहाँ पे नशे के, क्योंकि पंजाब राजस्थान और का जो इलाका लगता है साथ, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैंने इसकी एक काफ़ी शुरुआत की थी जैसे मैं विधायक बना, क्योंकि अहम मुद्दा है। जिस तरीके से आज हम ये प्रतियोगिता भी करवा रहे हैं नशे के खिलाफ ड्रग फ्री डबवाली की, तो ये मेरे दिल के करीब एक मुद्दा है। और जैसे किसानी बचाओ जवानी बचाओ, तो ये दो चीज़ें हैं और इसके लिए मैं प्राथमिकता से मैंने आवाज़ भी उठाई और 2-3 बार विधानसभा भी इस मुद्दे को लेकर गया हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर ले गया, जिसके बाद उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की थी। तो मुझे पता चला जो पहले डीजी थे, मतलब जो पहले हमारे यहाँ पुलिस के सबसे एसपी साहब थे, तो उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर आंकड़ों के साथ बात हुई थी और उनसे भी ये पता चला था कि भी सरकार ने उस समय कुछ ना कुछ आंकड़े मांगे, जो हमने भिजवाए भी थे। तो उसके बाद कोरोना काल आ गया और मामला सारा के सारे सभी जैसे मुद्दे हैं, तो ये भी एक तरीके से खिंच गया, रुक गया। तो अब मेरा जो इस साल का जो नया वर्ष है, ये मेरे प्राथमिकता पे सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जैसे कुछ मुद्दे मैंने हल करवाए, अब मेरे को इसको किस तरीके से इसे पुलिस ज़िला या मुख्य रूप से ज़िला बनाने का है। अगर ज़िला अभी नहीं बनाया जाता तो कम से कम पहले सबसे पहले पुलिस ज़िला बनाया जाए। इस मांग को लेकर मैं इस साल, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो, आपको दोनों तरीके से कदम दिखाई देंगे। तो मेरी तरफ से पूरे प्रयास। स्मित, जो परसों हालांकि अग्निकांड की वर्षी थी और बड़ा जो है देश में सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ, 400 से 42 लोग हैं, बच्चे मारे गए अग्नि में। लेकिन उस वक्त जब प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि डबवाली को बर्न यूनिट स्थापित की जाए। आज तक भी डबवाली का जो हॉस्पिटल है, उसका वेबसाइट पे तो उसको सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन उस टाइप का दर्जा नहीं है, उस टाइप के डॉक्टर्स नहीं हैं, बर्न यूनिट नहीं है। उसकी सुविधाओं को लेकर के भी कुछ चर्चा सरकार के साथ होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरह की सुविधाएं, केवल बर्न यूनिट के अलावा भी, क्योंकि ये तो चलो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक मुद्दा भी हमारे यहाँ पर आ, मगर इसके अलावा वह हमारे जो ये सिविल अस्पताल है सभी सुविधाओं से लैस हो, उसके लिए मेरे प्रयास निरंतर जारी हैं। जैसे आपने देखा भी होगा वित्त साहब के सामने इस बार भी मैंने, बल्कि जो हमारा मेडिकल ये ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, उसके बाद उसे पूरी तरीके से कारगर करने के लिए नया सेपरेट फीडर लाइन हो, उसकी बात की मैंने। अल्ट्रासाउंड मशीन हो या एक्सरे मशीन की बात की। अल्ट्रासाउंड मशीन तो तकरीबन 1 साल पहले वित्त साहब ने, जो आप आश्वासन की बात करते हैं, वित्त साहब ने आश्वासन फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया था कि जल्द से जल्द आपकी मशीन आपको वापस सौंप दी जाएगी, मगर अभी तक वो मशीन नहीं आई। उसे कई बार मैं याद दिला चुका, इस बार फिर याद दिलाया। तो बात ज़रूरी है कि इस जो एक ढांचा, जिसमें डॉक्टर केवी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के राज में, इसको कैसे 100 बेड हॉस्पिटल बनवाने के अंदर आगे जाकर, तो उसको पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस हो। और जहाँ तक बर्न यूनिट है, इसमें सभी तरह की जो डॉक्टर की भी सुविधा हो और जो इस तरह का हमें संसाधन चाहिए, वो मैं ज़रूर इसके लिए कारगर पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा अब मुख्य जो एजेंडा है, जिस तरीके से कि इसको राजकीय स्मारक कैसे घोषित करवाया जाए, उसके लिए भी मैंने प्रश्न लगाया था और उन्होंने ये दिया कि पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया पिछली बार मेरे प्रश्न लगाने के बाद, कि एमसी की तरफ से एक रेजोल्यूशन जा चुका है, मगर उन्होंने अब प्लान मांगा है। तो कल से ही मेरे पास मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी और हमने प्लान के ऊपर तैयारी करनी शुरू कर दी है नागरिकों ने। तो उसके बाद जल्द से जल्द अगले हफ्ते प्लान भेज दिया जाएगा। फिर प्रयास रहेगा कि इसको एक सुंदर भव्य राजकीय स्मारक में कन्वर्ट किया जाए। दुष्यंत ने कहा कि डबवाली से और मेरठ तक हाईवे लाभ मिलेगा लोगों को। देखिए, जब बनेगा, अभी कितने साल लगेंगे, क्या रहेगा बनने के बाद, सिर्फ हाईवे से मैं मानता नहीं, ज़रूर एक बड़ा संसाधन है कि जहाँ से आना जाना सभी को, अगर मानता हूँ कि रोज़गार के भी साधन पैदा हो सकते हैं। मगर सबसे पहली आवश्यकता है कि बड़े उद्योग धंधे लेकर आना। केवल हम हाईवे बना दें, और जैसे हाईवे तो आप जाएंगे एक बार यूपी जाकर देखिए, सबसे बेहतरीन हाईवे जो मैं मानता हूँ, शायद वो अखिलेश जी ने उस समय बनवाया था, जो आगरा एक्सप्रेसवे जिसको कहते हैं। मगर जब उस एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, वहाँ पे आपको खास कोई गाड़ियाँ भी नहीं दिखेंगी। मतलब मैं उस बार अभी यूपी के चुनावों के दौरान बीच में जो तैयारियाँ चल रही हैं, उसमें एक दिन गया हुआ था, तो हार्डली कोई ट्रैफिक दिखाई देता है, हार्डली कोई आसपास कोई विकास या डेवलपमेंट दिखाई देती है। तो समस्या ये है कि केवल हाईवे बनाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ आप संसाधन क्या पैदा करते हैं
रोज़गार क्या लाते हैं, उसकी बात सबसे बड़ी ज़रूरी है। बट ये मैं एक स्वागत योग्य है कि हमारा डबवाली से लेके जा रहा है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल उन्होंने कहा था पहले आपको कि जो है मेरे चाचा लगते हैं और वैसे भी आए तो हल्के की जो है डिमांड है वो पूरी करवाएंगे। अब तो चर्चा ये भी है कि खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक है यहाँ से। देखिए, हर किसी का स्वागत है। मैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता, जैसे पिछले चुनाव में मुझसे पूछते थे कि आप किसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, मैं मानता हूँ मैं अपने आप को। हर रोज़ मेरी सिर्फ चिंता एक ही रहती है, मुझे ये नहीं रहता कि राजनीतिक पार्टियाँ क्या कह रही हैं, वो क्या बयानबाजी कर रही हैं, या क्या उनकी मंशा या सोच है, कि किस तरीके से इस हल्के का बेहतर विकास हो। जब तक जनता का साथ, समर्थन, सहयोग है और जो वो चाहेंगी, मैं उस पर कैसे खरा उतरूँ, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो मैं मानता हूँ कि अब आने वाले समय में जहाँ तक उनका सवाल है, मैं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जब उनकी पार्टी के खुद के नुमाइंदों को ये याद नहीं आया कि वो उनके पास ये जैसे रोड का महकमा है, मैं सबसे पहले रोड की डिमांड उनके पास लेकर गया था। हालांकि उस समय उसमें कोई ख़ास उनकी तरफ से मंजूरी तो नहीं मिली, फिर भी मैंने प्रयास किए और आखिरकार कुछ उनमें से रोड मंजूर करवाई गई। तो जितना सहयोग सभी का रहे, मैं ये नहीं मानता सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिक रूप से होने चाहिए, बट जब जहाँ तक विकास की बात हो, सबको मिलजुल कर इस पर प्रयास करने चाहिए। आपको ये नहीं लगता, क्योंकि पिछले दिनों जब जेजेपी के जन सरोकार रैली थी, उस रैली में खुद दुष्यंत ने तो नहीं कहा, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री की बजाय उप उठाना चाहते हैं, इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गठबंधन में है दोनों ही पार्टियां, कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति है वो पैदा हो गई है गठबंधन सरकार में। ठीक ठाक कुछ चल नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं थी, आज होगा कल होगा, और उसके बाद बार बार मुख्यमंत्री भी मिलके आ रहे हैं। देवेंद्र बबली को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, अमरजीत ढांडा का नाम भी आगे आ गया, अनूप दान को हटाने की बात थी, और ईश्वर सिंह का भी नाम आगे आ गया। क्या चल रहा है? देखिए, दो प्रश्न है आपके, मैं दोनों के अंदर जवाब देता हूँ। कि सबसे पहले आपने कहा विरोधाभास, ये सरकार स्टार्टिंग से विरोधाभास की है। जैसे हुड्डा साहब सारी हमारी पार्टी के दिग्गज हमेशा कहते रहे, एक ने कहा कि बीजेपी को यमुना पार करेंगे, उन्होंने जैसे ही मौका मिला उनके साथ सत्ता में हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी देवीलाल जी की आदर्श पे चलने वाली पार्टी है। जब 2 साल किसान धरने पे बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ नहीं गया। उन्होंने कहा कि कानून सबसे बढ़िया कानून है, ये कानून वापस नहीं किए जा सकते। आज वापस हुए हैं सामने, उनमें से एक व्यक्ति भी आगे, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी कि भी हम साथ इतने सारे किसानों को शहीद होना पड़ा, क्यों शहीद होना पड़ा। जो अगर देवीलाल जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी होती तो आज उन किसानों को शहीद नहीं। तो विरोधाभास तो पहले से ही था। इन दोनों पार्टियों में गठजोड़ नहीं, सिर्फ इन्होंने आंकड़ों को साथ जोड़ के सरकार किस तरीके से सत्ता हासिल की जाए। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री हटा के मुख्यमंत्री, तो साफ ये दिखाई देता है कि सिर्फ केवल लालसा एक चीज़ की है इस पार्टी को, कि किस तरीके से सत्ता में हमें बने रहना है, या सत्ता हमें चाहिए, या मुख्यमंत्री पद बनना है। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए विधायक बनना ज़रूरी नहीं है, किस तरीके से एक बेहतर जनसेवक बन सकूँ। आज लालसा ये होनी चाहिए थी, चाहे हम मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, या सामान्य कार्यकर्ता हों, हमारी मंशा सिर्फ ये होनी चाहिए कैसे अपने क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास। यहाँ लड़ाई ज़्यादा ये चलती है कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस लड़ाई में सारे लोग लगे हुए हैं। अगर विचारधारा को, जब भी राजनीति आज इस कगार पे आकर खड़ी है कि वायदे बहुत किए जाते हैं मगर उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस चीज़ की चिंता ना करें, कौन जनता वो अपने आप जिसको मौका देना होगा उनको मौका देगी, मगर आप चिंता होनी चाहिए किस तरीके से रोज़गार बेहतर दिया जाए, बेरोज़गारी हटाई जाए, कैसे किसानों का उत्थान किया जाए। ये बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, इन पर अगर इतना समय लगा देंगे तो वो 3 साल में जनता अपने आप ही आपको जो भी मौका देना चाहेगी वो मौका देगी। नौकरियों में गड़बड़ी का मामला खूब हंगामा भी हुआ। सरकार रही है कि 84,000 वैकेंसियाँ हमने पारदर्शिता के आधार पे दी है, लेकिन इस बीच बड़े सरगना भी पकड़े जा रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट हो गया, उन्होंने वो सत्ता में ये कहकर आए थे कि पर्ची खर्ची खत्म हो जाएगी, और आज यहाँ पर सीधा स्पष्ट हो गया पर्ची खर्ची तो खत्म हुई, अब अटैची का सिस्टम आ गया। पहली बार खुलेआम ये सिस्टम चल रहा है कि जो दफ्तर है, जहाँ पर मतलब ये पूरा जो HPSC का दफ्तर है, इतनी उनके अंदर मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सीधा का सीधा जो वहाँ का उच्च अधिकारी है वहीं पर नीचे से 2 सूटकेस बुलाकर वहीं पे पैसा लेने का भी काम कर रहा है। पहले तो लोग कहीं मान लो अपने घरों में ले लिया करते थे, कहीं दूर दराज जाके लेते होंगे, ऑफिस में पैसा लिया जा रहा है।
तो आज तो हालात ये है, पर्ची खर्ची खत्म हो गई कि सीधा ये तो छोटी छोटी चीज़ों की बात ना करो, बड़ी बड़ी अटैचियाँ जो लेकर आएगा केवल उसको नौकरी मिलेगी। जितनी नौकरियां इस सरकार में रद्द हुई है, सरकार की एक मंशा है, सरकार रोज़गार नहीं देना चाहती, ना उनके पास संसाधन है रोज़गार देने के। वो क्या करती हैं कि पहले नौकरियां पहले तो घोषित नहीं होती, घोषित होने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद नौकरियां रद्द हो जाती हैं, रद्द होने के बाद कई बार भूले चुके नौकरी हो भी जाए तो वो कोर्टों में केस, कई बार इन्हीं के लोग होते हैं वो कोर्ट में केस भी डलवा देते हैं, कोर्ट में केस चले जाते हैं, वो लंबे लंबे समय तक वो चलते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमारी क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट में केस चल रहा है। तो आज की तारीख में कितनी नौकरियां इन्होंने ये एक स्पष्ट कर दें, पिछले 7 सालों में कितनी भर्तियां निकाली और कितनी सही मायने में सफलतापूर्वक भर्तियां दी हैं, और जो पर्ची खर्ची का तो अब ढोंग बंद कर दिया जाए। आज जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में है, मैं मानता हूँ इससे पहले इस प्रदेश ने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। तो ये जनता भी जागरूक हो चुकी है, किसान जागरूक है, आम आदमी युवा जागरूक है, मगर अब हमें आवश्यकता है कि राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को भी और ताकत से विपक्ष के रूप में हमें लड़ने की सरकार जांच से क्यों भाग रही है, क्यों जांच नहीं करवा रही, जबकि उनके विधायक अभय यादव कह रहे हैं कि उनके मोबाइल में 2 MR सीट है। जैसे ही हुड्डा साहब ने ये बात कही कि वो जब चर्चा हुई, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अभय सिंह जी ने भी ये बात कही बात के अंदर कि भाई अगर आप लोग, आपके पास वो 2 नाम है, आप भी अधिकारी, तो उतने में मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने कोई 2 शब्द नहीं गए। तो मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मेरा कहने का मकसद ये है, जाँच इसलिए नहीं करवा रहे कि सही मायने में कहीं ना कहीं कोई सफ़ेद पोश इसमें मिले हुए हैं। और इसका मेरे ख्याल से आपने विधानसभा अगर देखा पूरा सुना, उसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। और मैं एक बात करता हूं, जैसे रॉबिन नाम का जो पकड़ा गया है, इसमें उसने खुद अपनी जो जांच के अंदर ये बात कही है कि कुछ राजनेताओं के नाम भी लिए हैं, सफ़ेद पोशों के भी नाम लिए हैं, पर उनके नाम अभी तक बाहर नहीं आए। तो सरकार उनको यही कोशिश कर रही है, जिस तरीके से रजिस्ट्री घोटाला था, धान घोटाला था, शराब घोटाला था, उसके बाद जब हम रिपोर्ट मांगते हैं तो कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती। तो उनकी कोशिश ये है कि अगले 3 महीने तक मीडिया भी भूल जाएगा, विपक्ष भी शायद भूल जाए, जनता भी भूल जाए, और ये स्कैम जो है किस तरीके से दबा दिया जाए। तो ये सारी की सारी कोशिश सरकार की। तो मीडिया को कहीं ना कहीं जो लाइव प्रसारण रोक दिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया सचिवालय से कि सोशल मीडिया पे विधानसभा के अंदर की वीडियो बाहर ना आए। खास करके प्रमोद भाई, जिस तरह की जैसे आप लोगों का चैनल है, सोशल मीडिया के चैनल है, सबसे ज़्यादा दबाव, क्योंकि उन्होंने बड़े जो चैनल्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया है। अब जो इस तरह के जो स्थानीय चैनल्स हैं, जो जनता की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, उनको किसी तरीके से उनका गला घोटना चाहती है सरकार, क्योंकि ये एक लौता माध्यम बच गया विपक्ष के साथ साथ, जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और यही आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत सारा राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे मीडिया चैनल्स के लोग थे, वो संसद में भी धरने पे बैठे थे। वो इसलिए धरने में बैठे थे, उनकी आवाजाही भी उन्होंने संसद में रोक लगाई हुई थी। तो उन्होंने एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन उठाया था कि जब आप लोग सारे जो सांसद हैं इकट्ठे होते हैं, वेल में भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, बैठते हैं, हाँ, उस टाइम कोरोना नहीं फैलता। अगर एक मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच जाए तो कोरोना फैलने लग जाता है। तो आपको पता है हर चीज़ की मंशा उनकी स्पष्ट है, बहुत कुछ उनके पास छुपाने के लिए है, बहुत सारी चीज़ों पे ये सरकार वीक विकेट पे है। बस ये है किसी तरीके से उसकी लेपा पोती करती रहे, और सरकार वो ये सोच रहे हैं, जिस तरह पिछली बार 5 साल का कार्यकाल था, 4 साल तक लोग यही कहते रहे कि ये सरकार अगले दिन ही, अगर आज चुनाव हो जाए तो ये सरकार जाने। तो ये कोशिश करें कि 4 साल के बाद क्या पता दोबारा कोई हम इस तरह का भ्रम पैदा कर दें और दोबारा जनता के वोट हथियाने का काम करें। ये इस सरकार की पूरी मंशा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित शाह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।